हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, अब हमारे सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैच स्टिक पैटर्न। यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो सारे तो मैं नहीं करने वाली, मैं कर देती हूँ आपके लिए बी सी एंड डी पार्ट, और आप करना ए पार्ट एज अ प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए बच्चों, क्या कहा जा रहा है बी पार्ट में हमसे कहा जा रहा है अ पैटर्न ऑफ लेटर जेड एज जेड। अब ध्यान से देखिए आप जरा कि इस जो ये लेटर जेड है इसको बनाने में भाई कितनी मैच स्टिक्स यूज हुई हैं। ध्यान से देखिए, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको कि इसमें हुई है हमारी 3 मैच स्टिक्स यूज टू मेक दिस लेटर जेड। है कि नहीं? बिल्कुल है। अब देखिए, जब यहाँ पर 3 में बन रहा है 1, तो बच्चों भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको 2 फिगर्स बनाने हैं तो आपको कितनी मैच स्टिक्स चाहिए? सोचिए सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही आपने कहा, हमें चाहिए होंगी भाई 2 फिगर्स बनाने हैं और एक फिगर में हमें लग रही है 3, तो भाई हमारे 2 फिगर के लिए हमें चाहिए 6 मैच स्टिक्स। है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि हमारा तो रूल ही यही है कि भाई एक में बन रहे हैं, एक हमारा z बन रहा है 3 मैच स्टिक से, तो 2 बन जाएंगे। कितनी चाहिए होंगी? 6। करके देख भी सकते हैं आप अपने घर में, मैच स्टिक्स होंगी, आप उनको जोड़िए फटाफट और देख लीजिए कि भाई आपने जब 2z बनाए तो कितनी मैच स्टिक्स लग गई। अब हमें लिखना है भाई इसके लिए जनरल रूल, तो सोचिए हम कैसे लिखेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर देखें तो क्या यहाँ पर कांस्टेंट है 3, यानी हर फिगर के लिए हमें चाहिए 3 मैच स्टिक्स, राइट। अगर हमें z बनाना है तो z के लिए हमें कितनी चाहिए? 3 मैच स्टिक्स, राइट। तो अगर हमें n नंबर्स, मतलब कितने भी नंबर्स ऑफ हमें अगर z बनाने हो तो हम क्या करेंगे? हम उतने ही नंबर ऑफ फिगर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे भाई अपनी नंबर ऑफ मैच स्टिक से। तो चलिए ले लेते हैं कि भाई हमें n नंबर्स ऑफ फिगर बनाने हैं, तो जनरल रूल क्या हो गया? एक के लिए हमें चाहिए 3, तो भाई हमारे n नंबर्स के लिए कितनी मैच स्टिक्स हो गई? हमारे n नंबर्स के लिए हो गई 3 × n, जिसको हम लिख सकते हैं अपने अलजेब्रा में 3n मैच स्टिक्स। तो क्लियर हुआ ना कि भाई कैसे आ रहा है हमारा जनरल रूल। तो चलिए अब करते हैं फटाफट अपना इसका सी एंड डी पार्ट। चलो बच्चों, अब करते हैं अपना सी पार्ट। तो सी पार्ट में देखिए हमारा क्या लेटर है? हमारा लेटर है यू। तो अब यू में देखिए आप, हम जब मैच स्टिक्स को यूज कर रहे हैं तो भाई कितनी मैच स्टिक्स यूज कर रहे हैं? क्लियरली दिख रहा है आपको 1 2 3, ठीक है। तो अब अगर हमें 2 फिगर्स बनाने हैं तो भाई कितनी मैच स्टिक्स चाहिए? 3 × 2 यानी कि 6। है कि नहीं? बिल्कुल है। अब देखिए, अगर हमें अपना 1 फिगर बनाना है तो हमने किया 3 × 1 और आ गया हमारा 3 मैच स्टिक्स, यानी कि 1 फिगर के लिए हमें चाहिए अपनी 3 मैच स्टिक्स। ऐसे अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको 2 बनाना है तो आप करेंगे 3 × 2 यानी कि 6 मैच स्टिक्स यूज, ठीक है। अब मैं ऐसे ही आपसे पूछती जाऊँ 3 4 5 6 7 8 9, अगर मैं आपको कह दूं कि भाई आपको n नंबर्स ऑफ फिगर्स बनाने हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन हम रूल से फाइंड कर सकते हैं कि भाई हमें इन जनरल n फिगर्स बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ मैच स्टिक्स चाहिए? 3n नंबर्स ऑफ मैच स्टिक्स चाहिए। तो अब तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारा जनरल रूल कैसे आया। तो चलिए करते हैं अपना डी पार्ट। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना डी पार्ट। अब डी पार्ट में देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई क्या लेटर है? वी, और कितने नंबर ऑफ मैच स्टिक्स यूज हो रहे हैं? हमारे 2। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई कि आपको n नंबर्स ऑफ फिगर्स बनाने हैं तो भाई कितनी मैच स्टिक्स चाहिए होंगी? बिल्कुल क्लियर है आपको, और आपको आंसर आता भी होगा कि भाई हमें चाहिए
2 into n। तो इसका जनरल रूल हो गया 2n नंबर ऑफ मैच स्टिक्स हमको चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं? होना भी चाहिए भाई, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 1 के ई, एफ एंड जी पार्ट पर। तो सारे तो मैं नहीं करूंगी, आप करेंगे ई पार्ट प्रैक्टिस और हम करने जा रहे हैं साथ साथ एफ एंड जी पार्ट। तो चलिए भाई देख लेते हैं कि भाई किस लेटर की बात की गई है हमारे एफ पार्ट में। तो देखिए एफ में हमें दिया गया है लेटर एस और इसके लिए हमें कितनी मैच स्टिक्स दी गई है, चलिए फटाफट देख लेते हैं कि भाई हम अपना लेटर एस कितनी मैच स्टिक से बना रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 मैच स्टिक्स हमारी यूज हो रही हैं इस लेटर एस को बनाने में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपको 10 फिगर्स बनाने हैं तो आप कितनी मैच स्टिक्स यूज करेंगे, मतलब आपको कितनी मैच स्टिक्स चाहिए, तो आप कैसे पता कर लेंगे? फटाफट आप करेंगे, आपकी एक फिगर के लिए 5 हैं तो 10 के लिए हो गई भाई हमारी 50 मैच स्टिक्स। हो गई कि नहीं? बिल्कुल हो गई, है ना, 50 मैच स्टिक्स। अब मैं आपसे कहूं कि भाई आपको n नंबर्स ऑफ फिगर्स बनाने हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन भाई जनरल रूल की बात की गई है तो हमारा तो वो किसी पे भी अप्लाई हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि चलिए हमारा जो n नंबर्स ऑफ फिगर्स है उनमें वेरिएबल n ही है। तो भाई 5 में बन रहा है 1, तो n में कितने n फिगर्स बनाने के लिए हमें कितनी मैच स्टिक्स चाहिए? 5 into n, जो कि हो गया 5n मैच स्टिक्स। हुआ ना क्लियर आपको? बहुत ही आसान था। चलिए अब करते हैं अपना इसका जी पार्ट। तो बच्चों आप देखिए हमारे जी पार्ट में किस लेटर की बात की जा रही है? भाई हमारे लेटर ए की बात की जा रही है। तो देखिए ए लेटर को जब हम मैच स्टिक्स यूज करके बना रहे हैं तो हमारी कितनी मैच स्टिक्स यूज हो रही हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 हो रही है हमारी 1 लेटर ए को बनाने में। तो भाई अगर मैं आपसे पूछूं इन जनरल कि आपको n बनाने हैं, n नंबर्स ऑफ लेटर्स a बनाने हैं यूजिंग मैच स्टिक्स, तो आप उसका क्या रूल देंगे? भाई बहुत ही आसान है, 6 into n, यानी कि 6n नंबर ऑफ मैच स्टिक्स हमको चाहिए बनाने के लिए अपने n नंबर्स ऑफ फिगर। तो यही हो गया इसका जनरल रूल। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कि जनरल रूल हम कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको बोले हैं प्रैक्टिस करने के लिए वो आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो चलो बच्चों अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए हम और आप मिलकर ध्यान से पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर द पैटर्न ऑफ लेटर्स L, C and F. Some of the letters from question 1 given above give us the same rule as that given by L. Which are these? Why does this happen? अब देखिए बच्चों हमसे क्या कहा जा रहा है कि हमें अपना जनरल रूल पता चल चुका है कि भाई लेटर एल, सी और एफ के लिए क्या है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया था उसमें हमें कुछ लेटर्स दिए गए थे। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि ऐसे कौन से लेटर्स हैं जो सेम रूल देते हैं जो हमारा लेटर एल के लिए यूज हुआ है। तो सबसे पहले तो भाई हमें पता होना चाहिए कि लेटर एल के लिए हम क्या रूल यूज कर रहे हैं। तो देखिए अगर हम एल को मैच स्टिक से बना रहे हैं तो देखिए कुछ इस तरह से बन जाएगा। पहली मैच स्टिक्स ये रही, और फिर अगर हम मान लीजिए इस साइड से ऐसे करके कर रहे हैं तो ये देखिए हमारा बन गया लेटर एल, और हमने कितनी मैच स्टिक्स यूज करी भाई? 2 मैच स्टिक्स यूज करी। तो जनरल रूल क्या हो गया? एक हमें एल बनाने के लिए 2 है, तो हमारे n नंबर्स ऑफ एल बनाने के लिए हमारा जनरल रूल हो गया 2 into n, यानी कि आ गया हमारा 2n नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात हमारी पूरी अच्छे से हमें समझ में आ गई, और हमने रिवाइज भी कर लिया कि भाई हमारा जो लेटर एल बन रहा है उसमें हम कितनी मैच स्टिक्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप देखिए अब हमें ऐसे ही लेटर्स और फाइंड करने हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन से, यानी कि जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है जिसमें कि हमारी नंबर ऑफ मैच स्टिक्स जो है वो 2 यूज हो रही हूँ। तो भाई आप सभी को पता है,
तो अभी हमने देखा था अपने प्रीवियस क्वेश्चन में कि ऐसे कौन से दो लेटर्स थे जिनमें हमारी दो मैजेस्टिक्स यूज हो रही थी। वो था हमारा लेटर टी एंड लेटर वी। ठीक है, अब देखिए टी और वी में हम कर रहे हैं अपनी टू मैजेस्टिक्स यूज, तो एन जनरल रूल से ये भी हो जाएगा हमारा। अगर हमें n नंबर्स ऑफ t और v लेटर्स बनाने हैं तो वो हो गया 2n, यानी कि अब ये हमारे कौन कौन से पार्ट्स थे जिनमें हमने t और v लेटर्स देखे थे। वो थे हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में a एंड d। ठीक है, तो वही हमें बताना था कि विच आर दीज, माने कौन से वो पार्ट्स हैं। तो वो है हमारे ए एंड डी, और उनमें हमारे थे लेटर्स टी एंड वी, जिनमें हमारा सेम रूल यूज हो रहा है जो हमारा लेटर एल को बनाने में यूज हो रहा है। तो बच्चों अब हमने अपना विच आर दीज तक तो सॉल्व कर लिया है। अब हमें फाइंड करना है कि व्हाई डज दिस हैपन। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हमारा लेटर एल बनाने में हमें लग रही थी टू मैचस्टिक्स, लग रही थी कि नहीं, बिल्कुल लग रही थी। ठीक है, तो भाई एन नंबर्स के लिए हमारा क्या आ गया था जनरल रूल, 2n लगेंगी। ठीक है, अब वही तो हमें बताना है कि ऐसे और से कौन से लेटर्स हैं हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में जिनमें हमें सेम रूल फॉलो करना है। तो भाई वही तो हमें बताना था, और उसका आंसर हो गया टी एंड वी, क्योंकि ये भी कर रहे हैं हमारा सेम रूल फॉलो। तो हो गया होगा ये क्वेश्चन आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको भी पढ़ लेते हैं हम ध्यान से। तो देखिए कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड, देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो। What is the rule which gives the number of cadets given the number of rows? Use n for the number of rows। तो अब तो हमने कर ली है बहुत सारी प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चंस की, तो चलिए फटाफट इसका आंसर भी फाइंड करते हैं। अब भाई क्या कहा जा रहा है कि हर रो में हमारे कितने नंबर ऑफ कैडेट्स हैं, हमारे हैं 5। तो लिख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए बच्चों हमने लिख लिया भाई, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन था कि यूज एन फॉर नंबर ऑफ रोज, और हमारे ईच रो में भाई कितने नंबर ऑफ कैडेट्स हैं, 5। तो सोचिए जरा कि अगर आपको एन नंबर्स ऑफ रोज दी गई हैं तो आप कैसे फाइंड करेंगे कि भाई कितने नंबर ऑफ कैडेट्स हैं। भाई यहाँ तो हमारा यूनिटरी मेथड है, एक रो में हमारे हैं 5, तो एन रोज में हमारे हो गए 5n। तो चलिए फटाफट लिखते हैं। तो देखिए बच्चों भाई हमने फाइंड कर लिया कि हमारे अगर n नंबर ऑफ रोज हैं तो कितने नंबर ऑफ कैडेट्स हो गए हमारे हो गए 5n। तो बच्चों देखिए हमने फाइंड कर लिया अपना जनरल रूल। आप देखिए यहाँ पर अगर आपसे कोई भी पूछे कि भाई कितने नंबर ऑफ रोज में कितने नंबर ऑफ कैडेट्स हैं, आप इस रूल में रख के अपने फटाफट बता सकते हैं। तो भाई बच्चों हमने अपना ये क्वेश्चन भी कर लिया सॉल्व। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। तो बच्चों अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, तो चलिए करते हैं इसे भी सॉल्व। तो देखिए इफ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब भाई हमें यहाँ पर ये भी दे दिया गया है कि यूज बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो आप सभी अलजेब्रा पढ़ चुके हैं, और भाई यहाँ पे ये बी को हम क्या मान लेते हैं, वेरिएबल मान लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं फटाफट कि हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों हमने लिख लिया कि हमें अपना यूज नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या वेरिएबल यूज करना है, भाई बी यूज करना है। ठीक है, आप देखिए इफ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, तो भाई हमें पता है कि हमारे वन बॉक्स में कितने मैंगोज हैं। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों अब हमारा हमने लिख लिया नंबर ऑफ मैंगोज इन वन बॉक्स हमारे 50 है, तो नंबर ऑफ
मैंगोज इन बी बॉक्स क्या हो गया भाई 50 इंटू बी यानी कि 50 बी। तो हमें मिल गया अपना जनरल रूल, जिससे हम फाइंड कर सकते हैं कि भाई हमारे अगर मान लीजिए कोई कह दे कि आपको 10 बॉक्सेस में फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मैंगोज, तो आप क्या करेंगे फटाफट, आपको पता है कि भाई 1 बॉक्स में है 50 तो 10 में हो गए हमारे 50 इंटू 10 यानी कि 500 मैंगोज। तो कितना आसान था ये क्वेश्चन। और अगर आपको पता है कि भाई क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और इसके लिए क्या जरूरी है क्वेश्चन को समझना, तो देखिए हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया सॉल्व। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भाई बच्चों हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो चलिए फटाफट हम और आप ध्यान से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को भी। द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट। कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? यूज एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो चलिए भाई अब तो हमने कर लिया बहुत सारी प्रैक्टिस, तो हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व। तो बच्चों देखिए फटाफट हमने लिख लिया गिवन यूज एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि हमें भाई कोई और वेरिएबल यूज करना ही नहीं है, हमें यूज करना है सिर्फ एस। ठीक है, अब नंबर ऑफ पेंसिल्स टीचर गिव्स टू 1 स्टूडेंट, भाई 5 है। हाँ तो भाई नंबर ऑफ पेंसिल्स टीचर गिव्स टू एस स्टूडेंट्स हो गया भाई 5 इंटू एस, जो कि हम लिख सकते हैं 5s। तो फाइंड कर लिया ना फटाफट हमने इसका भी आंसर, जो कि है हमारा 5s। तो बच्चों हो गया होगा आपको ये भी क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर। अब हमारी स्क्रीन पर आ चुका है एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ एक बहुत ही स्वीट सी बात, जो आप अपने दिमाग में अच्छे से सिंक करा लीजिए, यानी कि बिठा लीजिएगा। और ये लाइन है, समझ के समझ सको तो समझो सारी बात। अब ये लाइन मैंने क्यों बोली, क्योंकि अलजेब्रा में हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है क्वेश्चन को, ना कि सिर्फ अलजेब्रा में, कोई भी ब्रांच हो हमारी मैथमेटिक्स की, अगर हम मैथ्स कर रहे हैं या हम कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हैं, हमें उसमें पूरे ध्यान से उसको समझना चाहिए। अब अलजेब्रा की बात हो रही है तो भाई अलजेब्रा में तो भाई हमें बहुत ध्यान से पढ़ने चाहिए सारे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ही हमें बताते हैं कि भाई इनको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए आप और मैं मिलकर पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है A bird flies 1 kilometer in 1 minute। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यहां पर है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, Can you express the distance covered by the bird in terms of its flying time in minutes? ठीक है, अब देखिए क्या कहा गया हमें, यूज टी फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स, यानी कि हमें वेरिएबल ऑलरेडी गिवन है कि हमें टी ही यूज करना है अपने टाइम के लिए। तो भाई हम कोई और क्यों लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमारा टाइम यहाँ पर बताया गया है, टी से हमें रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए मैंने कहा था ना ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जा रहा है कि अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो जा रही है 1 किलोमीटर, यानी उसने डिस्टेंस कवर की फ्लाई करके 1 किलोमीटर। क्लियर है? ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उसने 5 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस कवर की, तो आप कैसे जवाब दोगे भाई, कैसे दोगे? 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 5 में हो गया भाई हमारा 5 इंटू 1 यानी कि 5 किलोमीटर। है कि नहीं? लॉजिक है, बिल्कुल लॉजिक है। तो ऐसे ही मैं अगर पूछूं कि भाई टी मिनट्स में, टी जो हमारा वेरिएबल है, तो उसमें उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, या आप कह सकते हैं कि उसने कितना फ्लाई किया। तो बहुत ही आसान है भाई, 1 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट है और हमारा टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे 1 इंटू टी किलोमीटर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि उसने टी मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर की, तो बहुत ही आसान है, आपकी क्या चीज है, देखिए आप अगर यहाँ पे रिलेशन देखें तो टाइम और डिस्टेंस की वैल्यू सेम है,
ध्यान देने वाली बात यही है यहाँ पर कि टाइम जो ले रही है बर्ड, वही वो डिस्टेंस में भी सेम नंबर आ रहा है। अगर 1 मिनट है तो 1 किलोमीटर है, 5 मिनट है तो 5 किलोमीटर है, तो भाई t मिनट्स है तो क्या हो गया, t किलोमीटर हो गया ना, हो गया कि नहीं, बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने ये 1 इंटू टी को लिख दिया 1t। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अलजेब्रा की बात हो रही है, तो 1 जो है वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को इग्नोर भी कर सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं t किलोमीटर। तो बात आपको आ गई होगी समझ में, और हमने फाइंड कर लिया है कि भाई t मिनट में वो कितने किलोमीटर चलेगी, t किलोमीटर। यानी कि अब आपसे कोई भी पूछे, अगर मैं आपसे पूछूं वो 100 मिनट में कितने किलोमीटर चलेगी, भाई सिंपल सी बात है कि जो टाइम है वही डिस्टेंस है, तो वो चलेगी 100 किलोमीटर। तो है ना कितना आसान क्वेश्चन, मुझे पूरी उम्मीद है आपको भी लगा होगा बिल्कुल इजी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए आप और हम मिलकर इसको भी पढ़ते हैं ध्यान से, क्योंकि आपको जो मैंने बात कही थी इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, वही हमें अपने दिमाग में हमेशा रखनी है, और सारे क्वेश्चंस को फिर तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करना। राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली, अ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइन्स जॉइनिंग डॉट्स विथ चॉक पाउडर। ठीक है, शी हैज 9 डॉट्स इन अ रो। ये वाली बात आपको ध्यान से पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि यहां से ही हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन का कैसे सॉल्व करना है इसका क्लू मिल रहा है। ठीक है, आप देखिए, हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज। ठीक है, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इफ देयर आर 10 रोज, तो हमें पता करना है कि भाई हमारी कितनी डॉट्स होंगी। तो देखिए, समझने वाली बात हमारी जो है ना वो इसी लाइन से आ रही है, और उसके आगे जो ये बात कही गई है इससे आ रही है। तो सोचिए आप इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा सोचिए। बिल्कुल सही कहा, शायद आपकी अप्रोच होगी भी बिल्कुल सही, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे हैं सारे बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट। ठीक है, अब देखिए, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इनमें गर्ल हो, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक क्यूट सी गर्ल बनाई है जो कि यहाँ पर एक प्यारी सी रंगोली भी बना रही है ना। तो देखिए अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए 9 डॉट्स इन अ रो, तो अगर मैं कहूं क्या निकालना है हमें, डॉट्स। तो जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि यूनिटरी मेथड, यानी कि जब हमें कोई भी चीज 1 के लिए दी होती है तो हमें जो फाइंड करना होता है वो हम रखते हैं अपना राइट में। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। ठीक है, आप देखिए, हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज। अब भैया आर रोज यानी कि वेरिएबल हमारा फिक्स कर दिया गया है कि हमें रोज के लिए यही लेना है, हमें कोई और वेरिएबल लेना ही नहीं है। तो भैया अगर मैं आपसे कह रही हूं कि 1 रो में हमारे हैं 9 डॉट्स, ठीक है, हमें डॉट्स ही तो फाइंड करने हैं, तो हमारे 2 रोज में कितने होंगे, सोचिए, जल्दी सोचिए। और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर फाइंड कर लिया होगा। भाई कितने होंगे, 2 इंटू 9 यानी कि 18 डॉट्स, है कि नहीं। आप सब सही होंगे क्योंकि आपने भी यही बोला होगा जरूर से आंसर। ठीक है, आप देखिए, अगर मैं आपको यहाँ ऐसे ही करते 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 पूछूं आर रोज में कितने डॉट्स होंगे, तो आप क्या कहोगे भाई, जल्दी बताइए। भाई क्या चीज चेंज नहीं हो रही है, हमारी डॉट्स। हर रो में हमारी डॉट्स का नंबर चेंज नहीं हो रहा है, रोज चेंज हो रही है। तो भाई आर रोज में हो गई हमारी 9 इंटू आर डॉट्स, और क्योंकि अलजेब्रा में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 आर डॉट्स। ठीक है, ये आ गया इसका जनरल रूल। तो हमने यानी कर लिया अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब आप बताइए कि भाई जनरल रूल मैंने आपको दे दिया कि 9 आर होंगी। ठीक है, अब आप ही मुझे बताइए कि जो सेकंड पार्ट है कि इफ देयर आर 8 रोज कितने होंगे डॉट्स। बिल्कुल सही कहा आपने भाई, हम 9 के साथ कर देंगे अपने 8 को मल्टीप्लाई, तो कितने हो गए हमारे नंबर ऑफ डॉट्स, 72 डॉट्स।
ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर आप देखिए कि कितने अच्छे से हम लॉजिक यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से शांत दिमाग से पढ़िए और उसको फिर सॉल्व करिए। तो बिलीव मी, आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट है हमारा, इफ देयर आर 10 रोज। भाई बड़ी अच्छी बात है कि हमने फाइंड कर लिया अपना 8 रोज के लिए। अब हमारा है 10 रोज के लिए। तो भाई 10 रोज में कितनी होंगी, यहां पर ही करके बता देती हूँ। चलिए आप ही बता दीजिए क्या होगा आंसर, मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा आप सबने, आप सबको पता है कि भाई 10 रोज में हो जाएंगी हमारी, क्या है फॉर्मूला, 9 तो है ही और रोज हो गई हमारी 10, यानी कि 90 डॉट्स। तो बन गया ना क्वेश्चन सुपर डुपर सिंपल। अलजेब्रा में अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो आंसर तो आप फाइंड कर ही लेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी हो गया होगा क्रिस्टल क्लियर, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब हम और आप मिलकर ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आप सब मेरे साथ ध्यान से पढ़ते रहिएगा और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिएगा। लीला इज राधा's younger sister. Leela is 4 years younger than Radha. Can you write Leela's age in terms of Radha's age? ठीक है, take Radha's age to be X years. ठीक है, आप देखिए भाई सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि क्वेश्चन को समझ लें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना है हमें कि लीला इज राधा's younger sister। तो कौन छोटा है, राधा की लीला? बिल्कुल सही कहा आपने कि लीला ही छोटी बहन है, ठीक है। अब देखिए लीला इज 4 years younger than राधा। कितने साल छोटी है, 4 साल। यानी कि अगर मैं कहूं कि राधा है 10 साल की तो लीला कितने की हो गई भाई, लीला हो गई 10 - 4 यानी कि 6 years की, है कि नहीं? बिल्कुल है ना। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने आपको नंबर्स से समझा दिया है। अब भाई देखिए हमें नहीं पता है राधा की एज, और हमें क्लियरली कह दिया गया है कि राधा की एज को हमें लेना है x ईयर्स। तो चलिए हम बनाते हैं इसके लिए एक यूजिंग वेरिएबल रिलेशन, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन भी। तो चलिए बनाते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी कि राधा की एज जो है वो हमने x ईयर्स लिया, तो मैं इसको मेंशन नहीं कर रही हूँ। नहीं तो आप एग्जाम में चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं, लेट द राधा's एज बी x। ठीक है, आप देखिए मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देती हूँ। तो अगर राधा की प्रेजेंट एज x है तो भाई उसकी बहन लीला जो कि उससे छोटी है उसकी कितनी हो जाएगी, उसकी हो जाएगी जो भी राधा की एज है उसमें से -4। यही आ गया हमारा इक्वेशन। यानी कि अब हमें अगर राधा की एज कुछ भी दे दी जाए हम लीला की एज फाइंड कर लेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग यहाँ पर x जो कि है राधा की एज। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी हो गया होगा आपको बहुत अच्छे से क्लियर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलो बच्चों अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो देखते हैं फटाफट कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, और आप सब मेरे साथ इसको अच्छे से रीड करेंगे और फिर हाँ सॉल्व भी करेंगे, क्योंकि आपको करते रहना है मेरे साथ साथ प्रैक्टिस। तो देखिए मदर हैज मेड लड्डूस, सभी को लड्डू पसंद होते हैं राइट। तो भाई यहाँ पर दिया गया है कि मदर हैज मेड लड्डूस, शी गिव्स सम लड्डूस टू गेस्ट एंड फैमिली मेंबर्स, स्टिल 5 लड्डूस रिमेन। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि उनके पास सबको देने के बाद भी 5 लड्डू बच गए। यानी कि हम तो बड़े खुश हो जाएंगे अगर हमारी मम्मी के पास 5 लड्डू और बच जाएं, जब हमारे यहाँ से सारे गेस्ट लोग लड्डू खाकर चले गए हैं, है ना, खुशी की बात है कि नहीं। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई 5 लड्डू बच गए हैं। ठीक है, आप देखिए इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गिव अवे इज एल, यानी कि मदर ने जो लड्डू दिए हैं वो है हमारे वेरिएबल एल, क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ लड्डूज नहीं बताए गए, वो बताए गए होते तो भैया पूरी कहानी समझ आ जाती, क्योंकि यहाँ पर ये वेरिएबल में दे दिए गए हैं। इसीलिए हमें बनानी है अपनी इक्वेशन बाय द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो हाउ मेनी लड्डूज डिड शी मेक, मतलब उन्होंने कितने लड्डू बनाए थे। तो बहुत ही आसान है, हमें दिया गया है जो वेरिएबल वही हम लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज एल, यानी कि हमने लिख लिया अपना भाई की लड्डूज गिवन अवे बाय मदर इक्वल्स टू एल, जो कि हमें दिया है, मैंने कुछ नहीं किया भाई, दिया गया वही लिख दिया। अब
देने के बाद उनके पास कितने बच रहे हैं भाई? 5 बच रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिमेनिंग लड्डूज। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको मैं कुछ इसको नंबर्स के थ्रू समझाऊं तो मैं कहूं कि मान लो कि मेरी मदर ने 25 लड्डू दे दिए और उनके पास 5 बचे हैं, तो आप बता सकते हो कि भाई मेरी मम्मी ने टोटल कितने लड्डू बनाए थे? बिल्कुल सही कहा आपने, 25 + 5 यानी कि 30 लड्डू बनाए थे, तभी तो 5 बच गए 25 देने के बाद भी, है कि नहीं? ऐसे ही यहाँ पर भी है कि टोटल लड्डूज मेड बाय मदर क्या हो जाएंगे हमारे? हो जाएंगे जो उन्होंने दे दिए प्लस जो उनके पास रिमेनिंग है, यानी कि इक्वेशन आ गई हमारी फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन L + 5। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई ये क्वेश्चन भी हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों, हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10, जिसको आप और हम मिलकर पढ़ेंगे ध्यान से। तो चलिए पढ़ते हैं। ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्सेस इनटू स्मॉलर बॉक्सेस। ठीक है, व्हेन अ लार्ज बॉक्स इज एम्प्टाइड, the oranges from it fill 2 smaller boxes and still 10 oranges remain outside. ठीक है, if the number of oranges in a small box are taken to be x, ठीक है, what is the number of oranges in the large box? अब देखिए, क्वेश्चन को हमें पढ़ना है बहुत ध्यान से। तो यहाँ पर पहली लाइन में तो कहा गया है कि भाई जो हमारे कोई एक बड़ा डिब्बा है जिसमें कि ऑरेंजेस रखे हैं, उनमें से ट्रांसफर किए जा रहे हैं छोटे बॉक्सेस में। ठीक है, अब देखिए, अब जब लार्ज बॉक्स खाली हो गया तो जो ऑरेंजेस हैं वो फिट हुए हमारे 2 स्मॉल बॉक्स में। ठीक है, और उनमें फिट होने के बाद 10 ऑरेंज बच भी गए। ठीक है, if the number of oranges in a small box are taken to be x, अब यहाँ पे ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये हमें दिया गया है कि जो हमारे नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं जो स्मॉल बॉक्स में, ईच स्मॉल बॉक्स में आए हैं, यानी कि हर एक स्मॉल बॉक्स में आए, वो है x। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, यानी कि हर एक स्मॉल बॉक्स में कितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं? x है। क्लियर है? तो हमारे कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस कहे गए थे भाई? हमारे कहे गए हैं 2। तो अगर मैं पूछूं कि भाई 2 में कितने, अगर एक स्मॉल बॉक्स सेम साइज के बॉक्स हैं तो एक स्मॉल बॉक्स में अगर x है तो 2 में कितने हो गए भाई? 2x ही तो हो गए। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई मैं कह दूं कि एक बॉक्स में हमारे 10 ऑरेंजेस हैं तो 2 में कितने आ गए? 20 हो गए ना, 2 × 10 20। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी है। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्ज बॉक्स? अब देखिए, 2 बॉक्सेस में फिल होने के बाद हमारे कितने बच गए? 10 बच गए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 2 बॉक्सेस में 20 ऑरेंजेस आ गए, जो कि हमारा एक बॉक्स में 10 थे, तो 2 में हो गए 20, और उसके अलावा हमारे 10 और बच गए भैया। उसके लिए हमें अब थर्ड वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। ठीक है, तो अब कितने हो गए हमारे? टोटल 20 और जो 10 बच गए, यानी कि टोटल 30 हमारे ऑरेंजेस हो गए। है कि नहीं बात? अब ये नंबर्स होते तो हम कर ही लेते फटाफट। यहाँ पर आ गया क्या? वेरिएबल, इसीलिए भाई ये अलजेब्रा। ठीक है, तो हम लिखते हैं जो हमें गिवन है पहले। तो देखिए बच्चों, फटाफट मैंने लिखा कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 1 स्मॉल बॉक्स हमें गिवन है x। ठीक है, फिर नंबर ऑफ ऑरेंजेस हमारे 2 स्मॉल बॉक्सेस में कितने हो गए? 1 में x है तो भाई 2 में 2x हो गए। ठीक है, अब भाई कितने बचे थे हमारे 2 बॉक्सेस को फिल करने के बाद? 10। तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हो गए भाई? 2x + 10। तो हो गया ना कितना आसान क्वेश्चन। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी हो गया होगा आपको क्रिस्टल क्लियर, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, अब हम और आप पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 को बहुत ही ध्यान से। तो चलिए शुरू करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग मैच स्टिक पैटर्न ऑफ स्क्वायर्स। तो देखिए, मैंने सेम फिगर लिया है जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ठीक है, फिगर 11.6 है, तो आप सब अपनी टेक्स्ट बुक में इस फिगर पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, द स्क्वायर्स आर नॉट सेपरेट। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया तो आप इसका सॉल्यूशन तो 101% कर ही लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको मेरे साथ साथ बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, 2 नेबरिंग स्क्वायर्स हैव अ कॉमन मैच स्टिक्स, मतलब 2 नेबरिंग मतलब 1 आफ्टर द अदर। ठीक है, तो देखिए उनके बीच में क्या है? एक कॉमन मैच स्टिक है। ठीक है, जैसे कि
आप देखें ये और ये, तो ये कॉमन है, और अगर आप ऐसे भी देखें तो ये देखिए ये कॉमन आ रही है। ठीक है, ध्यान आ रहा, आपको फिगर भी क्लियर होना चाहिए, और जो क्वेश्चन में एक एक लाइन की गई है वो इस फिगर को ही हमें एक्सप्लेन कर रही है, तो वो भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। मतलब हमें इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और हमें एक रूल देना है जो कि हमें बताता है कि भाई हमारा नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितनी है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, अब देखिए हिंट, अब हिंट को बहुत ध्यान से देख लेते हैं हम। इफ यू रिमूव द वर्टिकल स्टिक एट द एंड यू विल गेट अ पैटर्न ऑफ सीज। तो पहले आपको मैं समझाती हूं कि ये हिंट क्या कह रही है। अब आप देखिए ध्यान से कि ये हमारा, अगर ये आप केवल एक स्क्वायर देखें, अगर मैं इसमें से एक ये स्टिक हटा दूं यानी मैच स्टिक, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अगर मैंने ये स्टिक हटाई तो ये क्या बन गया है, ये बन गया है सी, लेटर सी, और इसमें कितनी मैच स्टिक्स हैं, 3। तो यही हमारी हिंट कह रही है कि इफ यू रिमूव द वर्टिकल स्टिक एट द एंड यू विल गेट अ पैटर्न ऑफ सीज। ठीक है, आप देखिए यहां से भी अगर हम एंड से हटा दें तो भाई ये कितने सी बन गए, ये ध्यान से देखिए आप, 2 सी बन रहे हैं। ठीक है, एक ये और एक ये। अब मैं ये आपको इतना ध्यान से क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि भाई इसी से आ रहा है हमारा रूल जो कि देगा हमें नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। आप देखिए कैसे आएगा ये रूल। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 स्क्वायर बनाना है, तो आप फटाफट फिगर को देखेंगे और कह देंगे कि भाई हमें 3 चाहिए अपना सी बनाने के लिए, और 1 एक और उसमें हम ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये हिंट हमें यूज करनी है, ये वाली। अब मैं अगर आपसे कहूं कि भाई आपको बनाने हैं 2 स्क्वायर्स, तो आप क्या कहोगे कि मैम 2 स्क्वायर्स के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये सी बनाने के लिए स्टिक्स हैं इनको हम डबल कर देंगे। ठीक है, यानी कि 6। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां तक देखिए 6 ही तो है, और उसमें एक और हम अपनी ऐड करेंगे मैच स्टिक्स, तो हमें मिल जाएंगे अपने कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स, 2। क्लियर है कि नहीं, होना चाहिए भाई, क्योंकि यहीं से तो आएगा हमारा जनरल रूल। ठीक है, आप देखिए हम मान लेते हैं फॉर द वेरिएबल लेट द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, जो कि मैं एम और स्टिक्स लिख देती हूं, बी एक्स। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में अगर आप इतना भी लिखते हैं तो उससे भी समझ में आ जाता है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहूं, तो बच्चों अगर मैं अब आपसे कहूं कि लेट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स बी एस, ठीक है, तो देखिए 2 स्क्वायर्स के लिए तो भाई हमने 3 × 2 + 1 कर लिया था। अब अगर मैं ऐसे ही करते करते भाई पूछूं आपसे इन जनरल एस स्क्वायर्स, ठीक है, तो आपको कितनी स्टिक्स चाहिए होंगी, बहुत ही आसान है, 3 × s + 1, यही तो आ रहा है। जितने भी हमें स्क्वायर बनाने हैं उन्हीं की वैल्यू हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 3 × s + 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3s + 1। तो क्लियर हुआ कि भाई कैसे आया पैटर्न। अब देख लीजिए, अगर आपसे मैं कहूं कि मान लो हमें बनाने अपने नंबर ऑफ 3 स्क्वायर्स, जो कि हमारे फिगर में ही है, क्योंकि मैं आपको आंसर वेरीफाई कराना चाह रही हूं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपसे कहा कि आपको बनाने हैं 3 स्क्वायर्स, तो 3 स्क्वायर्स के लिए हमारे जनरल रूल में हम क्या रखेंगे, s की जगह रख देंगे 3। ठीक है, तो देखिए 3 स्क्वायर्स के लिए हो गया हमारा 3 × 3 + 1, यानी कि 9 + 1 10 मैच स्टिक्स। अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फिगर है जिसमें कि हमारे 3 स्क्वायर्स बने हुए हैं। तो गिन लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यही तो हमारा आंसर आ गया है। तो आ गया ना हमें अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी हो गया होगा आपको क्रिस्टल क्लियर, और हम चलते हैं अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों अब हम आ गए हैं अपने एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 11 के बी पार्ट पर, यानी कि एक्सरसाइज 11.1 के लास्ट क्वेश्चन पर। तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ते हैं और जब ध्यान से पढ़ लेंगे तो सॉल्व तो कर ही लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिगर 11.7 गिव्स अ मैच स्टिक पैटर्न ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए जो आपकी टेक्स्ट बुक में फिगर मेंशन है वही मैंने यहाँ पर सेम लिया है। तो आप सब भी अपनी टेक्स्ट बुक में इस क्वेश्चन के फिगर पर फोकस कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर अपना जनरल रूल फाइंड करना है जो कि हमें देगा नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, आप देखिए अगर आप ध्यान से पहले ट्राइंगल को यानी कि फर्स्ट ट्राइंगल को देखें इस गिवन फिगर में तो हमें कितनी मैच स्टिक्स दिख रही हैं, जल्दी बताइए। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, वन ट्राइंगल के लिए हमें मिल रही है 3 मैच स्टिक्स, है कि नहीं। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है m डॉट स्टिक्स। ठीक है, आप देखिए इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 2 into 1 plus 1, यानी कि ये भी तो हमारा 3 हो गया, 3 मैच स्टिक्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया MS। ठीक है, आप देखिए ध्यान से देखिए भाई कि अगर हमारे 2 ट्राइंगल बनाने हैं तो क्या हो रहा है। अगर आप देखें 2 ट्राइंगल में तो यानी कि ये देखिए ये वाली जो मैच स्टिक है कॉमन है और उसके बाद हमारी 4 यूज हो रही है ना। तो देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा ना, फॉर 2 ट्राइंगल 2 into 2 plus 1, यानी कि 4 plus 1 5 मैच स्टिक्स। और वेरीफाई भी कर लेते हैं कि भाई हमारे 2 ट्राइंगल्स के लिए 5 मैच स्टिक्स यूज हो रही है कि नहीं। तो देखिए ये देखिए 1 2 3 4 5, क्लियरली आप देख सकते हैं कि भाई हमारी 5 मैच स्टिक्स यूज हुई हैं, यानी कि ये वाली स्टिक जो है ना वो कॉमन थी, है ना। आप देखिए अगर मैं आपसे पूछूं 3 ट्राइंगल तो आप क्विकली बता दीजिए मुझे भाई 3, तो 2 into 3 plus 1, है ना, कुछ इस तरह से आना चाहिए 2 into 3 plus 1, यानी कि 6 plus 1 7 मैच स्टिक्स, है कि नहीं। बिल्कुल है। तो देखिए काउंट कर लेते हैं अपने भाई 3 ट्राइंगल्स है ना, यहाँ पे देखिए 1 2 3 ट्राइंगल। अब मैच स्टिक्स को काउंट करते हैं तो देखिए 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7, वही आ गया आंसर, यानी कि हम चल रहे हैं बिल्कुल सही। ठीक है, आप देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको बनाने हैं मान लीजिए n ट्राइंगल्स, ठीक है, तो यानी कि मैंने आपसे पूछा n ट्राइंगल्स, तो क्या हो जाएगा, क्या चीज सेम चल रही है 2, ठीक है, यहां से ध्यान दीजिए आप, ठीक है, ये, ठीक है, ये। अब अगर आपको n ट्राइंगल्स बनाने हैं तो 2 इंटू ये क्या है हमारा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स से तो चेंज हो रहा है, तो ये हो गया n और प्लस 1, यानी कि इतनी मैच स्टिक्स हमको चाहिए, जो कि मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ m डॉट s डॉट। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा जनरल रूल, जनरल रूल हो गया हमारा, मान लीजिए हमें n ट्राइंगल्स बनाने हैं तो उसके लिए हमारा जनरल रूल हो गया, उसके लिए हमारा जनरल रूल हो गया 2n प्लस 1, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है मैंने ट्राइंगल्स एपिस्ट्रॉफी s लगा के। ठीक है, तो n ट्राइंगल्स के लिए हमारा आ गया 2n प्लस 1। आप देखिए इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। हमें अगर मान लीजिए अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर 2 एज इट इज है, केवल हमें 4 ट्राइंगल्स बनाने हैं तो हमने अपनी n की वैल्यू रख दी 4, जो कि यहाँ पर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स प्लस 1, तो देखिए ये हो गया 8 प्लस 1, यानी कि हमारी कितनी मैच स्टिक्स चाहिए हमें 9 मैच स्टिक्स। आप देख लेते हैं फटाफट इस फिगर में कितनी मैच स्टिक्स यूज हो रही हैं 4 ट्राइंगल्स बनाने के लिए, यानी कि हमारा रूल हो जाएगा वेरीफाई। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया ना हमारा रूल वेरीफाई।
आ रहा है ना हमारा आंसर भी। हमें चाहिए 9 मैच स्टिक्स टू मेक 4 ट्राइंगल्स। तो देखिए ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को समझना है और फिर आंसर तो हम फाइंड कर ही लेंगे। कभी कभी थोड़ा सा हो सकता है हमें ज्यादा अपना दिमाग लगाना पड़े, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आंसर तो आप डेफिनेटली फाइंड कर ही लेंगे। तो इसका जनरल रूल आ गया 2n+1, जहां आप लिख सकते हैं वेयर n इज नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी हुआ होगा आपको क्रिस्टल क्लियर। तो भाई बच्चों, मजा आया ना आज की क्लास में? आज की क्लास में मुझे तो बहुत मजा आया, क्योंकि आज के सारे क्वेश्चंस थे बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूनिक। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने सारे क्वेश्चंस मेरे साथ अच्छे से समझे होंगे और मेरे साथ साथ सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। कर रहे थे ना आप सब मेरे साथ? सॉल्व करना भी चाहिए। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। हम और आप ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।